नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार अपने टॉप 50 सीरीज़ के अंतर्गत। टॉप 50 सीरीज़ आपकी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिगत संचालित की जा रही थी और इस सीरीज़ में पहली वीडियो आपने देखी थी। पहली वीडियो जो आपने देखी थी उसमें हमने अध्ययन किया था कोशिका के बारे में। कोशिका से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी और कोशिका से पहले हमने कुछ आधारभूत समझ जीव विज्ञान को लेकर के विकसित की थी। तो यहीं से हमारे इस सेशन की शुरुआत हुई थी। ये पहली वीडियो थी टॉप 50 सीरीज़ के अंतर्गत और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपस्थित हुए हैं और टॉप 50 सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो आपको मिलने जा रही है। फर्स्ट वीडियो को आप सब ने काफ़ी सराहा है, बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपको कहीं पर कुछ कमी दिख रही है किसी भी वीडियो में, ठीक है, कुछ आपके सुझाव हैं, तो जो आपके सुझाव हैं, जो कमियां आपको दिख रही हैं वो आपको बताना चाहिए जिससे उस दिशा में हम काम कर सकें, क्योंकि अंतिम उद्देश्य यही है कि जो हमारी परीक्षा की मांग है उस आधार पे कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। समस्या सिर्फ एक है कि चैनल पे, क्योंकि इस समय कई सारी वीडियो दिन भर में 3 से 4-5 वीडियो तक जा रही हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है लोगों के पास। पहली जो वीडियो थी टॉप 50 सीरीज़ की उसका भी नोटिफिकेशन नहीं गया लोगों के पास। सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर जितने लोग उपस्थित थे, जितने लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, उनको ही नोटिफिकेशन मिल पाया है। तो एक बड़ी समस्या है और पिछले लगभग 1 महीने से ये समस्या हमारे साथ चल रही है, जहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, अनिवार्य बात ये है कि आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो चैनल और ग्रुप दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों से जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप से ज्वाइन होने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपके जो भी प्रश्न बनते हैं, आपके जो भी डाउट होते हैं, उनका समाधान आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना आपका अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। हमारी जो चर्चा समाप्त हुई थी वो लवक पर समाप्त हुई थी, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लवक को बोलते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में आज का ये सेशन है, लवक के बारे में हम देखेंगे। पिछली चर्चा में हमने यहीं पर समाप्त किया था और हमने बताया था कि ये जो प्लास्टिड है, ये जो लवक है, ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये पिछले सेशन में चर्चा हुई थी, प्लांट सेल में केवल ये देखने को मिलता है। और हमने पिछले सेशन में यह भी देखा था कि लवक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी हमने पिछले सेशन में देखा था। पिछले सेशन में इसकी चर्चा की थी कि लवक कितने प्रकार के होते हैं और लवक के प्रकार में हमने देखा था कि 3 प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहला जो हमने देखा था वो था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहला प्रकार देखा था। दूसरा प्रकार हमने देखा था क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो प्रकार हमने देखा था पिछले सेशन में वो था ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा है पिछले सेशन में कि भाई लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की हिंदी भी हमें समझना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल के बाद कभी साइंस पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे इसकी जो हिंदी है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन प्रयास करना है कि जीव विज्ञान में ज़्यादातर जो शब्द हैं उनके अंग्रेजी अर्थ आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी परीक्षाओं में लगातार हो रहा है, गूगल ट्रांसलेट की वजह से शाब्दिक त्रुटियां हो रही हैं और ऐसे में हमारे प्रश्न जो आते हुए भी होते हैं वो भी हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक इसको बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट को यदि हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णी लवक। ये हो गया आपका वर्णी लवक।
और ल्यूकोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं आवर्णी लवक। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें अपनी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से समझने की ज़रूरत है, उसमें ये देखना है कि ये जो तीनों प्रकार हैं, इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे हरित लवक की यदि हम बात करें तो जो भी प्लांट है, जो भी पौधा है, उसमें जो हरा रंग होता है, प्लांट में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, ये हरे रंग के लिए ये जिम्मेदार होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्लांट में हरे रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, या जिसको आप हरित लवक बोलते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब क्लोरोफिल की बात आती है तो वहाँ भी ये हरित लवक जिम्मेदार होता है, वहाँ भी हरित लवक जो है ये अपना रोल निभाता है। साथ ही साथ यह लाल नीले प्रकाश का, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस दौरान आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लाल नीले प्रकाश का अवशोषण भी होता है। ठीक है। यदि हम हरित लवक की बात करें तो लाल नीले प्रकाश का अवशोषण भी ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो लाल नीले प्रकाश का अवशोषण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। अब बात आती है वर्णी लवक की। वर्णी लवक, या जिसको आप क्रोमोप्लास्ट बोलते हो, तो याद रखना है कि प्लांट में जो हरा रंग है, हरे रंग के लिए तो आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार है, लेकिन हरे रंग के अलावा पौधे में जो अन्य रंग होते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार लवक है, उसके लिए जो जिम्मेदार प्लास्टिड्स है, वो कौन सा है? वो है वर्णी लवक। तो हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए, अन्य रंगों के लिए ये जिम्मेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए ये जिम्मेदार है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बात आती है अब अवर्णी लवक की। ठीक है। अब अवर्णी लवक, या जिसको ल्यूकोप्लास्ट आप बोलते हो, इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट की जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक जो होता है ये पुनः 3 प्रकार का होता है। अभी हम उस पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अवर्णी लवक क्या होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं ये क्या है, अवर्णी लवक मतलब ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। और इसका संबंध यदि हम बात करें तो इसका संबंध पौधों की जड़ों से होता है। ठीक है। कहाँ से होता है? इसका संबंध पौधों की जड़ों से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है भोजन का संचय। तो याद रखिएगा, इसका मुख्य कार्य है भोजन का संचय। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा लवक भोजन के संचय के लिए जिम्मेदार है, भोजन का संचय कौन सा लवक करता है, तो आपको आसान शब्दों में जवाब देना है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। यदि आपसे बोल दिया जाए कि जड़ों से संबंधित कौन सा लवक होता है तो आप बताओगे अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। एमाइलोप्लास्ट, हालांकि इस पे जाना नहीं है, यहाँ पे प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। पहला इसमें देखने को मिलता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा देखने को मिलता है इलियोप्लास्ट, और तीसरा देखने को मिलता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो 3 इसके अन्य प्रकार देखने को मिलते हैं। अवर्णी लवक के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है। और तीनों प्रकार सिर्फ आपको पता हो तो काम चल जाएगा। पहला है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट हो गया, प्रोटीनोप्लास्ट हो गया, और एक है एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ELEIOPLAST। ठीक है। तो ये 3 आपके प्रकार हैं, इनको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये तो हो गया लवक के बारे में। लवक के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको ऊर्जा घर कहते हैं, किसका? कोशिका का। तो याद रखना है कि इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका का ऊर्जा घर हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? पावर हाउस ऑफ द सेल। देखो, प्रयास करना है कि इसी सेशन से मैक्सिमम चीज़ें लेकर के जाएं। ऐसा ना हो कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े। रिवीजन तो करना है, लेकिन कम से कम सबका प्रयास होना चाहिए कि इतने ध्यान से चीज़ों को देखना है, धीरे धीरे, इसीलिए बता रहा हूँ, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कम से कम इस सेशन का 60% भाग जो है वो आप ले करके जाएं मात्र इसी क्लास से। इसके लिए आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। कम से कम 60% भाग इसका एक ही बार में आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और बार बार कहता हूं कि ये जो कंटेंट है निःशुल्क आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा आप देख लीजिएगा। जिस तरह से आपका सेशन होगा, 10 से 12 सेशन ये जो होंगे आपके, विशेष रूप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ज़्यादातर कंटेंट आपको सिर्फ पेड बैच में मिलेंगे। और निःशुल्क में यदि आप जाओगे देखने कहीं भी, किसी भी YouTube चैनल पर जो साइंस से जुड़ा हुआ चैनल भी होगा, वहाँ पर भी इतनी व्यवस्थित तरीके से आपकी परीक्षा पर केंद्रित जानकारी एक साथ नहीं मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप जाके पूरा YouTube चैनल सर्च मारिएगा, कहीं पर नहीं मिलने वाला। तो यदि निःशुल्क मिल रहा है तो उसको होता नहीं कि उस डोज को पूरा लीजिए, और जिससे उसका आउटपुट परीक्षा के दौरान मिल सके। अब बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। हमने देखा कि इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा घर इसको बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर इसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमने इसके बारे में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में देखा है। जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, प्रश्नों के रूप में भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी इसके बारे में। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे श्वसन के दौरान क्या होता है? ऑक्सीश्वसन देखने को मिलता है। पहली चीज़ क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीश्वसन देखने को मिलता है। और जब ऑक्सीसेशन देखने को मिलता है तो इस दौरान दो क्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान दो क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे कौन कौन सी दो क्रिया संपन्न होती है? पहली यहाँ पे जो क्रिया संपन्न होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरी जो क्रिया संपन्न होती है, आपने पढ़ा होगा क्रेब्स चक्र, आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आज जान जाएंगे, क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो यहां पे दो क्रिया संपन्न होती है ऑक्सीश्वसन के दौरान। पहला है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स चक्र। ये आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस की यदि हम बात करें तो यहां पर ग्लूकोज जो है वो टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में, याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? याद रखिएगा, पाइरोबिक एसिड। क्या बनता है? RUVICACID, पाइरोबिक एसिड बनाता है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पाइरोबिक एसिड बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इस दौरान 2 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पहली क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंतिम उत्पाद के रूप में टूटता है। अंतिम उत्पाद के रूप में टूटकर ये पाइरोबिक एसिड बनाता है और इस दौरान 2 ATP ऊर्जा यहाँ से निर्मुक्त होती है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी क्रिया है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यह क्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई
लाइसिस जो प्रक्रिया है, ये जो क्रिया है, ये संपन्न कहाँ पे होती है? तो यहीं पर नोट कर लेना है कि ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, जहाँ पर ग्लूकोज टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पायरोबिक एसिड बनाता है, जहाँ पर 2 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ये जो क्रिया है संपन्न कहाँ पे होती है? तो ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, यह जानकारी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि कितनी ऊर्जा की बात हो रही है? 2 ATP की बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की यदि हम बात करें तो क्रेब्स साइकिल जो ये क्रिया संपन्न होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और यहाँ पर 36 ATP का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे संपन्न होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पर 36 ATP, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 36 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 ATP और क्रेब्स साइकिल में 36 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने ना नोट किया हो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और मैं कहता हूं कि जैसे कहीं पे कोई समस्या है, कहीं पर भी कोई समस्या है, तो आप क्या कर लिया करिए कि स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। प्रत्येक जब मैं स्क्रीन आगे रोल करूं तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, तो कम से कम जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं वो आपकी छूटेंगी नहीं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, छूटेंगी नहीं। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नुकसान आपका नहीं होना चाहिए, एक ही सेशन से मैक्सिमम चीज़ें लेकर के जाना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद बात आती है, बेंडा का नाम आपने सुना होगा, उस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद बता देते हैं कि जीव द्रव्य के बारे में आपको जानकारी होगी। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। और जीव द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक है, इनके प्लस से इनके आप कह सकते हैं इन दोनों का योगदान इसमें होता है। साथ ही साथ आपको पता होगा, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? तो हक्सले ने कहा। इनका भी नाम याद रखिएगा, किसने कहा? हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। प्रीलिम्स में ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेल के अंदर जब हम बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिकांग इन्हीं तरल पदार्थों के अंदर रहते हैं। याद रखिएगा, कोशिकांग इन्हीं तरल पदार्थों के अंदर रहते हैं, और क्योंकि ये तरल पदार्थ हैं, कोशिकांग इनके अंदर रहते हैं, और यदि ये सूख जाएं तो क्या होगा? कोशिकांग जीवित नहीं रहेंगे और सेल जो है वो मर जाएगा। और सेल मर जाएगा मतलब जो शरीर का निर्माण है वो नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं तारक काय की। तारक काय को क्या बोलते हैं? तारक काय को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, कल चर्चा हुई थी इसकी। सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम बोलते हैं तारक काय को। तारक काय की यदि हम बात करें तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, तारक काय पादप कोशिका में देखने को नहीं मिलता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कार्य इसका क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करना, ठीक है। क्या कार्य है? कोशिका विभाजन में मदद करना। और कोशिका विभाजन होता क्यों है भैया? यदि कोशिका विभाजन नहीं होगा तो शरीर का जो वृद्धि, जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाएगा। जो भी जहां पर भी वृद्धि हो रही है,
ठीक है, चाहे पादप में, चाहे मानव में, चाहे जंतु में, तो निश्चित तौर पर कोशिका विभाजन हो रहा है और कोशिका विभाजन ही ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है गोल्जी काय की। गोल्जी काय, गोल्जी काय के बारे में क्या जानकारी आपको होनी चाहिए? इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडीज। सबसे पहली बात कि प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं? प्लांट सेल में डिक्टोसोम कहते हैं इसको। प्लांट सेल में इसको डिक्टोसोम कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। पदार्थों का सिक्रेशन करने में मदद करता है। क्या करता है ये? पदार्थों के सिक्रेशन में मदद करता है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि लाइसोसोम के निर्माण में भी ये मदद करता है। गोल्जी काय लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल इसको कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपकी यहाँ पे हो गई। गोल्जी काय तक, गोल्जी बॉडीज तक की चर्चा हो गई, जो आपको पता होना चाहिए। इतना जानकारी यदि आपके पास है फिर आपको निश्चित रूप से समस्या नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे केंद्रक की। ठीक है, अब हम बात करेंगे केंद्रक की। इतनी सारी चर्चा हमने कर लिया, अब बात आती है केंद्रक की। ठीक है, केंद्रक। केंद्रक की अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो सबसे पहली बात आती है रॉबर्ट ब्राउन का नाम। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक की, ये आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या है? केंद्रक का कार्य क्या है? केंद्रक का कार्य होता है, जो सेल का कार्य होता है, सेल के समस्त कार्यों का जो नियंत्रण है वो केंद्रक करता है। क्या करता है ये? सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण। सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। ये सेल के समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है केंद्रक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये क्या करता है? इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो आनुवांशिक गुण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यह आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने वाला अवयव रखता है। क्या रखता है? अवयव रखता है। किस प्रकार का अवयव? आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने वाले, आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने वाले अवयव रखता है। साथ ही साथ यह कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। और क्या करता है? केंद्रक के अंदर आप जानते होंगे कि क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जो केंद्रक होता है इसी के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जैसे ही हमने कहा कि भैया केंद्रक के अंदर होते क्या हैं? आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक के अंदर होते हैं आनुवांशिक पदार्थ। और जब आनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं गुणसूत्र, इसमें आते हैं डीएनए, इसमें आते हैं आरएनए। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ में क्या क्या बात हो गई यहाँ पे कि भैया गुणसूत्र की बात करनी है, यहाँ पे हमें डीएनए की बात करनी है, यहाँ पे आरएनए की बात करनी है। तो पहला प्रश्न, यदि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस में आनुवांशिक पदार्थ मिलते हैं या कौन आनुवांशिक पदार्थ से संबंधित है, तो भैया गुणसूत्र भी है, आरएनए भी है और डीएनए भी है। ठीक है, आरएनए बहुत लोगों को डाउट है, अभी हम क्लियर कर देंगे, उसके कुछ प्रमाण हैं, उन्हीं आधारों पर ये बोला जाता है। अब गुणसूत्र की यदि हम बात करें तो गुणसूत्र की सबसे पहले एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो चर्चा है वो है गुणसूत्र की। गुणसूत्र की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से होता है। किससे होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है, यह आपको पता होना चाहिए।
साथ ही साथ यह सभी जीवधारियों में पाया जाता है। जो भी जीवधारी हैं पृथ्वी पर, सभी जीवधारियों में ये पाया जाता है, सभी जीवधारियों में यह पाया जाता है। तो याद रखिएगा, गुणसूत्र डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, सभी जीवधारियों में ये पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है गुणसूत्र की, जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं मानव कोशिका पर। गुणसूत्र की बात करते करते सबसे पहले हम देखते हैं मानव कोशिका को। मानव कोशिका की जब हम बात करते हैं गुणसूत्र के संदर्भ में, जब हम मानव कोशिका की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि समस्त जो गुणसूत्रों की संख्या है मानव कोशिका में वो 23 पेयर होती है या 23 जोड़ी होती है। ठीक है, 23 पेयर या 23 जोड़ी मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई 46। ठीक है, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46 हो गई। अब 46 में यदि हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रीलिम्स के में प्रश्न बनते हैं। 46 में से यदि हम बात करें या 23 में से हम बात कर लें तो 22 पेयर ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल में समान होते हैं। 22 पेयर मेल और फीमेल में समान होते हैं। 22 पेयर मेल और फीमेल में समान होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और जानकारी दे दूं, और ये जो 22 पेयर नर और मादा में समान होते हैं, इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं ऑटोसोम। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है कि भैया जो 22 पेयर समान होते हैं गुणसूत्र, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑटोसोम। ठीक है, अब बात आती है 23वें पेयर की। 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र है, 23rd पेयर जो है आपका, 23वीं जोड़ी जो आपका है, ये क्या करता है? ये लिंग निर्धारण में मदद करता है। लिंग निर्धारण में ये क्या करता है? मदद करता है। लिंग निर्धारण में मदद करता है। और आपको बता दें कि यह नर और मादा में असमान होता है, मेल और फीमेल में असमान होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि नर में ये क्या होता है? सबको पता है, रट गए होंगे आप सब, XY। मादा में क्या होता है? मादा में क्या होता है? नर में हो गया XY, मादा में हो गया XX। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि नर में XY और मादा में XX। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यही जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है, यही बताता है कि यदि कोई महिला है तो उसको संतान लड़का होगी या लड़की, ये आपको याद रखना है। ये कौन बताता है? ये बताता है 23वां पेयर, गुणसूत्र का 23वां पेयर बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको नाम क्या देते हैं? इसको बोलते हैं एलोसोम। क्या नाम इसको देते हैं? इसको बोलते हैं एलोसोम। याद रखिएगा, आपने देखा कि जो 23वां पेयर होता है उसको क्या नाम बोलते हैं? उसको एलोसोम बोलते हैं। 22 पेयर जो समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। तो ये दोनों नाम जरूर याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। यदि हम बात करें, कल भी हमने बात किया था, जैसे ये मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया? ये मान लीजिए आपका हो गया केंद्रक। ठीक है, क्या हो गया? केंद्रक। केंद्रक के बाहर केंद्रक आवरण होता है। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक आवरण। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्रक, ये हो गया आपका केंद्रक आवरण। ठीक है, अब केंद्रक आवरण के बाद इसी में यदि हम बात करें, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे संरचना देखने को मिलती है। ये जो संरचना है ये क्या है? इस संरचना को यदि हम बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन मैटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मैटेरियल। ठीक है, क्रोमैटिन मैटेरियल की हिंदी क्या होती है? क्रोमैटिन मैटेरियल की हिंदी होती है गुणसूत्रीय पदार्थ।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ। ठीक है, गुणसूत्रीय पदार्थ या क्रोमैटिन मटेरियल। अब इसी में आपको केंद्रिका देखने को मिलती है। केंद्रिका कुछ इस प्रकार से, मान लो यहीं पे आपकी है केंद्रिका, ये आपकी हो गई केंद्रिका। ठीक है, तो ये एक रफली स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। और केंद्रिका की यदि हम बात करें तो मात्र कोशिका विभाजन के समय ये दिखाई देती है। ये जो केंद्रिका होती है ये मात्र कोशिका विभाजन के समय, मात्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है, ये आपको पता होना। केंद्रिका मात्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी हो गया। अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं प्रीलिम्स फैक्ट के रूप में जो हमारे यहाँ प्रश्न बने हैं। तो ये तो हमने गुणसूत्रों की बात कर ली। अभी हमें बात क्या क्या करनी है, अभी हमने क्या क्या चर्चा करनी है, ये हमने देखा था, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक पदार्थों की। आनुवांशिक पदार्थों में गुणसूत्रों को हमने देख लिया है। अब हम डीएनए को देखेंगे क्रमशः और आरएनए को देखेंगे, उसके बाद ये चर्चा समाप्त होगी। उससे पहले कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट के अंतर्गत सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स फैक्ट के अंतर्गत, कि जैसे भाई यदि बात किया जाए कि सेल डिवीजन ग्रोथ और डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है। आप जानते हैं कि यदि पूछ लिया जाए कि सेल डिवीजन ग्रोथ और डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है, ये आपको पता है कि भाई सेल डिवीजन ही मेन कारण है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है, तो आप बोलेंगे जी हाँ। साथ ही साथ यदि यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर कौन सा विभाजन देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, जैसे आपने देखा कि सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, लेकिन हमने कोशिका दो प्रकार की देखी थी, एक हमने देखा था यूकैरियोटिक और एक हमने देखा था प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि यूकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक में क्या देखने को मिलता है, समसूत्री और अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यदि आपसे बात किया जाए कि भाई प्रोकैरियोटिक में कौन सा विभाजन देखने को मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आसूत्री विभाजन प्रीलिम्स फैक्ट के रूप में नोट कर लीजिएगा कि यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और प्रोकैरियोटिक में आसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। और जब प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें मात्र कोशिका द्रव्य का विखंडन होता है। किसका विखंडन होता है इसमें, इसमें मात्र कोशिका द्रव्य का विखंडन होता है। ठीक है, इसमें मात्र कोशिका द्रव्य का विखंडन होता है, याद रखने की जरूरत है, ये नोट कर लीजिएगा अलग से प्रीलिम्स फैक्ट के लिए। जैसे आप जानते हैं गैमेट के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, गैमेट की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कोशिका, मनुष्य में यदि हम बात करें गैमेट, तो कोशिका या युग्मक कोशिका का निर्माण किस प्रकार के कोशिका विभाजन से होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भाई मनुष्यों में जो गैमेट कोशिका है या युग्मक जो कोशिका है उसका निर्माण किस प्रकार की कोशिका विभाजन से होता है, तो याद रखिएगा कि मनुष्यों की जब आप बात करोगे तो वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की बात करोगे। मनुष्यों में जो आपको विभाजन देखने को मिलता है कोशिका विभाजन, वो आसूत्री प्रकार का देखने को मिलता है। युग्मक कोशिका की बात कर रहे हैं हम, गैमेट कोशिका की बात कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, युग्म कोशिका का मतलब क्या होता है। युग्मक कोशिका का मतलब होता है कि नर युग्मक, जैसे मनुष्य की बात कर रहे हो आप, तो नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब जो आप कह सकते हो कि युग्मक आप इस प्रकार से समझ लो, गैमेट का मतलब इस प्रकार से समझ लो कि जिस प्रकार से अगली पीढ़ी आपकी बढ़ती है
उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, मतलब नर कोशिका और मादा कोशिका की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नर युग्मक की बात कर रहे हैं, मादा युग्मक की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपको चाहे वो जंतु हो वहाँ पे देखने को मिलता है, मनुष्य के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ इतना याद रखना है कि मनुष्य में जब बोला जाए, ठीक है, तो वहाँ पर याद रखना है असूत्री, ठीक है, ये अर्धसूत्री, ये आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन। और एक चीज़ और याद रखना है कि यदि प्लांट में पूछ लिया जाए, ठीक है, प्लांट में पूछ लिया जाए तो प्लांट में भी जो गैमेट का निर्माण है वो असूत्री विभाजन से होता है। प्लांट में भी गैमेट्स का जो निर्माण है वो अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानव में सभी सेल, याद रखिएगा, मानव में जो सभी सेल होते हैं, मानव में सभी सेल जो होते हैं वो समसूत्री विभाजन के दौरान बनते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया, मानव में सभी सेल समसूत्री विभाजन से बनते हैं, लेकिन जब युग्मक सेल की बात आएगी, जब गैमेट्स की बात आएगी, तो वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की बात आती है। मतलब गैमेट कोशिका या युग्मक कोशिका को यदि हम छोड़ दें तो मानव में अन्य जो सेल होते हैं जिनका विकास होता है, जो विभाजन होता है, वहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जब युग्मक कोशिका की बात करते हैं वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। युग्मक कोशिका को छोड़कर, गैमेट कोशिका को छोड़कर यदि अन्य कोशिका की बात करें पूरे शरीर में तो समसूत्री विभाजन। गैमेट कोशिका की बात करें मतलब जहाँ पे लिंग निर्धारण की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे बात हो रही है नर कोशिका की, जहाँ पे बात हो रही है मादा युग्मक की, जहाँ पे अंडाणु या शुक्राणु की बात हो रही है, वहाँ पे आप बताओगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अर्धसूत्री विभाजन। इनको छोड़कर अन्य जगहों पर, शरीर के अन्य भागों में जो कोशिका विभाजन हो रहा है उसको आप बोलोगे समसूत्री विभाजन। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बात आती है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसके, ये पूछा गया प्रश्न है आपके यहाँ कि किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, या इसको दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि केंद्रक विहीन आरबीसी क्या है, केंद्रक विहीन आरबीसी क्या है। जब हम बात करते हैं केंद्रक विहीन आरबीसी की, या किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, किसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसमें याद रखिएगा मानव हो गया, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केचुआ के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और कई सारे अन्य जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो दो जानवर वहाँ पे याद कर लीजिए, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसको फैक्ट के तौर पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फैक्ट के तौर पे नोट कर लीजिएगा। ये जितना अभी हमने डिस्कस किया है ना, ये आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, तो उनका डिस्कशन बनता था। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए की। अब हमारी चर्चा होगी डीएनए की। डीएनए की हम बात करते हैं तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सबको पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। खोजकर्ता कौन थे, फ्रेडरिक मिशर की बात आती है। खोजकर्ता कौन थे, फ्रेडरिक मिशर की बात आती है, ठीक है। यदि आपकी बात की जाए, जब हम बात कर रहे हैं कि मॉडल किसने दिया, डीएनए मॉडल की यदि हम बात करें तो मॉडल में नाम आता है वाटसन तथा क्रिक। किसका नाम आता है, वाटसन तथा क्रिक। तो दोनों चीज याद रखना है, डीएनए मॉडल की बात करते हैं तो वाटसन तथा क्रिक, खोजकर्ता की बात करते हैं तो फ्रेडरिक मिशर। और आपको बता दें इसी मॉडल के लिए 1953 में इन्होंने ये खोज किया, वाटसन तथा क्रिक ने, और बाद में 1962 में या 1963 में, शायद 62 में इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया, ठीक है। डीएनए की बात करें तो सेल के अंदर आप जानते हैं डीएनए होता है, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है डीएनए। और डीएनए और कहाँ कहाँ होता है, एक तो हो गया सेल के अंदर होता है डीएनए, डीएनए और कहाँ कहाँ होता है, तो याद रखिएगा डीएनए केंद्रक में होता है,
यदि विकल्प आपके यहाँ रहे कि भाई निम्नलिखित में से डीएनए किन में डीएनए पाया जाता है, तो केंद्रक में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में पाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, सेल। ठीक है, अब बात आती है डीएनए की संरचना की। डीएनए की संरचना की बात आती है, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझना है। देखो क्या है कि फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार ये जो संरचना बनती है, जो डिज़ाइन बनता है, इसमें त्रुटियां रह जाती हैं, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, और अभी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इससे पहले जीव विज्ञान नहीं पढ़ाया है, फर्स्ट टाइम जीव विज्ञान को लेकर काम कर रहा हूँ या साइंस को लेकर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं किसी शब्द के उच्चारण में कुछ त्रुटि हो, तो उसको इग्नोर करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें समझना है बस। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, ये संरचना देखने को मिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विकुंडलित संरचना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं द्विकुंडलित संरचना। तो डीएनए की संरचना क्या होती है? डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित संरचना होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, आप जानते हैं द्विकुंडलित संरचना होती है, आनुवांशिक पदार्थ यहीं पर होता है। साथ ही साथ 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार से ये मिलकर बनता है। कितने? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई डीएनए कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलता है? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बनता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर ये बनता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला है एडेनिन, एडेनिन, ठीक है, एडेनिन हो गया। दूसरा आपका हो गया गुआनिन, ठीक है, गुआनिन हो गया। तीसरा हो गया साइटोसिन, साइटोसिन हो गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और तीसरा हो गया थाइमिन, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर डीएनए बनता है, जो कि है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये चारों आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम बात करें तो डीएनए के यदि पूछ लिया जाए कि एक हेलिक्स में, ये डीएनए का एक हेलिक्स है, तो डीएनए के एक हेलिक्स में यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न कि कितने बेस पेयर होते हैं, तो याद रखिएगा डीएनए के एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, कितने? 10 बेस पेयर आपको डीएनए के एक हेलिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं डीएनए के एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और याद रखना है। जैसे जब हम बात करते हैं एडेनिन की, तो एडेनिन जो है ये थाइमिन से जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से। गुआनिन की बात करें तो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से ये जुड़ा होता है साइटोसिन से। ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन किससे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ता है, यह भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो पर्याप्त है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बात आती है? आगे बात आती है आरएनए की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरएनए की। देखो, जितनी बेसिक जानकारी है उतना हम समझ ले रहे हैं अपनी परीक्षा के लिए। ठीक है, और हमें इस विषय में विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है, प्रोफेसर नहीं बनना है इस विषय का, तो हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ उतनी जानकारी होनी चाहिए जितने से हमारी परीक्षा क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अब डीएनए की बात करें तो डीएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, सबको पता होगा। राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से आरएनए को आप जानते हैं। इसकी संरचना की यदि हम बात करें, आपने देखा था कि द्विकुंडलित संरचना आपने देखा था डीएनए के संदर्भ में। आरएनए की बात करें तो यहाँ पे सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, एकल कुंडलित संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, एकल कुंडलित
एकल कुंडलित संरचना, ठीक है, एकल कुंडलित संरचना आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्रक और कोशिका द्रव में ये पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आरएनए? तो याद रखिएगा केंद्रक और कोशिका द्रव में, केंद्रक और कोशिका द्रव में ये पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव में ये पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ भी आरएनए में पाया जाता है, हमने बोला था, अभी इसका परमाणु के बारे में हम बात करेंगे। तो आरएनए में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, आरएनए में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और इसके प्रमाण के रूप में टीएमवी का उदाहरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है उदाहरण? टीएमवी। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? टीएमवी का फुल फॉर्म है टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसके बारे में यदि हम बात करें, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो तंबाकू के पत्ती पर पाए जाने वाला एक वायरस है। और ऐसा देखा गया कि ये जो वायरस है, क्योंकि बहुत सारे वायरस होते हैं तंबाकू के पत्ती पे, ये जो वायरस है इसमें जो इनके गुण होते हैं ना, वो सबके लगभग समान होते हैं। तो इसी आधार पे बोला गया, क्योंकि सभी के गुण धर्म समान हैं, मतलब यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस आधार पे ये उदाहरण दिया जाता है। जब आरएनए की बात करते हैं, हमने देखा था कि डीएनए 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों से मिलकर बना है। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? तो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार जो डीएनए के संदर्भ में थे, जो हमने देखा था, उनमें था एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहाँ पे थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, याद रखिएगा यूरेसिल। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार यहाँ भी हैं, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं, लेकिन यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। ये सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है कि आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन के स्थान पर यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे हमने देखा था कि एडेनिन जो थाइमिन से था और डबल बॉन्ड से जुड़ा था, और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ा था, ये भी हमने देखा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमने देखा पूर्व में कि एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ा है, तो इसमें डिस्टेंस क्या होती है? तो याद रखिएगा 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी होती है, ये आपको याद रखना है। एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी होती है। आपको पता होगा एक हेलिक्स में हमने देखा था कि 10 बेस पेयर होते हैं। कितने? 10 देखा था। मतलब यदि पूछा जाए कि भाई एक हेलिक्स की कुल जो लंबाई है ये कितनी है, तो ये हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर और एक पेयर की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 10 पेयर की बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉम इसकी कुल लंबाई एक हेलिक्स की होती है। यह भी आपसे पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक हेलिक्स की चौड़ाई क्या है, यह भी याद रखिएगा। एक हेलिक्स की चौड़ाई क्या है? तो एक हेलिक्स की चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कितना गैप होता है, तो इसको भी रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब हम देखते हैं। हमने देखा कि आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं इन 4 नाइट्रोजन युक्त क्षारों की, जिनमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है, तो यह भी पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं। ये आरएनए में क्या करते हैं? ये आरएनए में जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं और ये यूनिवर्सल हैं। ये यूनिवर्सल हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं, साथ ही साथ ये कोमेलन होते हैं, ठीक है। अब ट्रिपलेट का मतलब क्या है? जैसे ट्रिपलेट का मतलब जैसे AVC, ठीक है, AUC,
AUC या CUAGCT इस तरह से होते हैं, मतलब ट्रिपलेट, 3 एक साथ होते हैं। तो आरएनए में इसके बारे में पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या पता होना चाहिए? जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डीएनए से डीएनए प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को, याद रखिएगा, नोट करना है इसको, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिएगा, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। ये क्या है? रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया है। दूसरा है डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को। अब बात आती है कि आरएनए से यदि डीएनए बनता है तब क्या बोलते हैं? आरएनए से यदि डीएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, पूछा जाने वाला फैक्ट है। कुछ फैक्ट आपको और बता दें कि भाई जेनेरिक स्ट्रक्चर आरएनए रूपी जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। वायरस के अंदर, जैसे अभी कोविड आया था, ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए भाई कोविड के अंदर क्या पाया जाता है, कोविड नहीं, वायरस के अंदर क्या पाया जाता है? वायरस जो होता है इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, या आरएनए प्लस डीएनए दोनों पाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों एक साथ वायरस के अंदर नहीं पाए जाते हैं। वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अब यदि हम बात कर लें कोरोना वायरस की बात कर लें, तो कोरोना वायरस में आरएनए पाया जाता था, ठीक है, कोरोना वायरस में आरएनए पाया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आरटीपीसीआर आप करते थे, आरटीपीसीआर कराने जाते थे ना, कोविड की जांच कराने जाते थे, तो ये जो उसका वायरस होता था आरएनए, उसी आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया जाता था और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर फिर आरटीपीसीआर किया जाता था। और आरएनए से डीएनए की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कोविड के दौरान जब आरटीपीसीआर जांच होती थी उससे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती थी, जिसमें वायरस के आरएनए को डीएनए में बदला जाता था और फिर आपका आरटीपीसीआर होता था। ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि गंगा नदी का पानी है। गंगा नदी का पानी आप सुनते आए होंगे कि भैया कभी भी उसमें स्मेल नहीं आती, कभी खराब नहीं होता। क्यों? बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें तो इसमें जीवाणु भोजी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये जो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया हैं, ये जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं, ठीक है, कि उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। और इसी के कारण आप देखते होंगे कि गंगा का जो जल है वो लंबे समय तक शुद्ध रहता है, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की वजह से। अब हम पहुंच रहे हैं और हम बात करेंगे टिश्यू की, हम बात करेंगे ऊतक की।
ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ऊतक, टिश्यू या ऊतक की बात अब यहां पर होने वाली है। ठीक है, और यदि अभी तक की जो चर्चा है वो समझ में आई है, अभी तक की जो चर्चा है वो समझ में आई है, तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में आपकी जो प्रतिक्रिया है, सेशन कैसा लग रहा है, पहले वाले सेशन से बेहतर है या कहीं आपको इससे बेहतर मिल रहा है, तो वो भी आप बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे कि अपने लेवल को थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, उसके समान किया जाए जो आपका मानक लेवल है, लेकिन अपनी जो क्षमता है उस आधार पे मैं आपको बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ। अपना मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूँ आप सबको लेकर के, और इस समय इतनी सारी कक्षाएं हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ों को करने को समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक सेशन ये आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का तैयार करने के लिए इसके पीछे 2 घंटे 3 घंटे काम करना पड़ता है, फिर जाके एक सेशन मिल पाता है। और इसी वजह से कई सारे जो आपकी कक्षाएं हैं, जैसे विशेष रूप से मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का डिस्कशन, वो विलंब हो जा रहा है। और उसको विलंब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे हम विलंब कर सकते हैं, लेकिन इस सेशन को हम विलंब नहीं कर सकते, क्योंकि यदि यहां पर हम विलंब करते हैं तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा प्रभावित होगी। ठीक है, और आप यकीन नहीं करोगे इस समय, क्योंकि आप सब जानते हो कि सुबह उठता हूँ, मैसेज तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर चला जाता है, 4 बजे उठने का काम है। 4 से 5 घंटे अधिकतम जो है वो नींद हो पाती है। और अभी सुबह 4 बजे उठने के बाद थोड़ा सा वर्कआउट के बाद, आप कह सकते हो कि 6 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 तक वर्कआउट के बाद आया हूँ, और उसके तुरंत बाद, वर्कआउट से आने के तुरंत बाद ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पूरी तरह से ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ये आप कह सकते हैं भीगी हुई है। ठीक है, तो मेहनत आपके लिए की जा रही है, बस ज़रूरी है कि इस मेहनत को सार्थक बनाएं। ये सेशन प्रासंगिक रहे आज भी और आने वाले परीक्षाओं के लिए भी, इसके लिए आप सब से थोड़ा सा सहयोग चाहिए। ठीक है, अब ऊतक की बात हम करने वाले हैं, टिश्यू की बात करने वाले हैं। ठीक है, टिश्यू की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं सबसे पहले कि भाई शरीर की, अभी तक जो हमने पढ़ा कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है उसको सेल बोलते हैं। शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है उसको हम सेल कहते हैं, ये अभी तक हमने पढ़ा है। कई सेल आपस में जब मिलते हैं, कई सेल, ऊतक क्या है? जब कई सेल आपस में मिल जाते हैं, कई सेल के मिलने से बनता है। ठीक है, जब कई सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, और यह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो संरचना व कार्य में समान होते हैं। यह कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो संरचना और कार्य में समान होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टिश्यू की यदि हम बात करें, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। टिश्यू मिलकर ऑर्गन, देखो हमने देखा कई सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन्स सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम की हिंदी क्या होगी भैया? अंग तंत्र। मतलब सबसे पहले आसान शब्दों में हमने देखा कि सेल सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है शरीर की। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि कई सारे सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऊतक मिलकर एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन्स सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब अंग तंत्र कई सारे मिल जाते हैं तो एक शरीर बन जाती है। ठीक है, यहां तक कि हमने चर्चा आसान शब्दों में कर ली, तो इसको जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी तरह से आपको नोट कर लेना है। अब ऊतक की यदि हम बात करें तो ऊतक 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। टिश्यू प्रकार 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक है पादप ऊतक, जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, दूसरा है जंतु ऊतक, जिसको बोलते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है,
पादप ऊतक और जंतु ऊतक दो प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दो नाम से हम इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिलता है कि भाई एक एक करके अब देखेंगे। हमने दो देख लिया, पादप ऊतक देख लिया, जंतु ऊतक देख लिया। अब यहाँ से जो चर्चा होगी एक एक को लेकर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पादप ऊतक की। पादप ऊतक की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो पादप ऊतक होता है ये पुनः दो भागों में विभक्त होता है। पुनः दो भागों में विभक्त होता है। पहले की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, यदि उच्चारण में कहीं कोई कमी होगी भैया, हम भी हिंदी भाषी हैं तो उसको इग्नोर कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी को हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक इसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं तो दूसरा आता है अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। क्या होता है? परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक। तो हमने देखा अभी तक कि भैया ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक क्या था वो हमने देखा। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप ऊतक, एक होता है जंतु ऊतक। हम पादप ऊतक से अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लांट टिश्यू से अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है विभज्योतक ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक, या अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम देखेंगे या विभज्योतक ऊतक को देखेंगे। आपको बता दें जिसके सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं। याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक ऊतक के बारे में क्या याद रखना है कि इसके सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, जिसके सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं, मतलब जिसमें लगातार वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास होता रहता है, वहां पर विभज्योतक ऊतक होता है। मतलब जिसके सेल लगातार सेल डिवीजन करते हैं उसको हम बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। साथ ही साथ आप जानते हैं कि किसी जीव के वृद्धि और विकास में जो है वो विभज्योतक ऊतक की, या आप कह लीजिए वृद्धि एवं विकास में सेल डिवीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक के बारे में एक चीज हमने देखा कि जिसके सेल हमेशा सेल डिवीजन करते रहते हैं और सेल डिवीजन ही वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है ये भैया पुनः तीन प्रकार का होता है। जो विभज्योतक ऊतक है ये पुनः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? ये तीनों बहुत अच्छे से नोट करना है। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम को क्या बोलते हैं हिंदी में? नोट करना है तो अभी नोट करा देता हूं। पहले अभी एक एक करके देख लेते हैं। दूसरा है इंटरकोलोरी मेरिस्टम, इंटरकोलोरी, इंटरकोलोरी मेरिस्टम। ठीक है, तीसरा जो इसमें प्रकार देखने को मिलता है वो है लैटरल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम। हमने देखा कि भाई ऊतक दो प्रकार के होते हैं अभी तक। ऊतक कौन कौन से? पादप ऊतक, जंतु ऊतक। हम बात करने आ गए जंतु ऊतक पे। हमने देखा, पादप ऊतक की बात हम करने शुरू कर दिए। पादप ऊतक में हमने क्या देखा कि भैया जो पादप ऊतक होते हैं
वो पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो हमने देखा कि चलो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेते हैं और इसके तीन प्रकार हमें देखने को मिले। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकोलोरी मेरिस्टम और तीसरा है लैटरल मेरिस्टम। ये तीन प्रकार हमें देखने को मिल गए, याद रखिएगा। इसमें अब एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। एपिकल मेरिस्टम की जब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षस्थ विभज्योतक। नोट कर लीजिएगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक इसको बोलते हैं। इंटरकोलोरी मेरिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरकोलोरी मेरिस्टम को नोट कर लीजिएगा, अंतर्बेसी विभज्योतक। अंतर्बेसी विभज्योतक, ठीक है, अंतर्बेसी विभज्योतक। और लैटरल मेरिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये तीन प्रकार का होता है और इसके तीनों प्रकार में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन प्रकार। एपिकल को बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। दूसरा इंटरकोलोरी, जिसको बोलते हैं अंतर्बेसी विभज्योतक ऊतक। तीसरा लैटरल मेरिस्टम, जिसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक ऊतक। तीनों प्रकार हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक एक की हम बात करेंगे और यहाँ से अब चीज़ों को ध्यान से समझना है, इन तीनों प्रकार को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चित्र मैं बनाता हूँ और इसी के माध्यम से हम समझेंगे। एक चित्र बना रहा हूँ क्योंकि हम पादप की बात कर रहे हैं। तो एक मान लो ये पौधा है, ठीक है, ये बेस है, ग्राउंड है ये, और इसकी जड़ें कुछ इस प्रकार से आप जानते हैं कि जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है ऊपर, उसकी जड़ें गहराई में भी बढ़ती हैं। कुछ इस प्रकार से आपने देख लिया। अब इसमें यदि हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि भाई पेड़ नीचे भी बढ़ रहा है, जड़ें भी बढ़ रही हैं और पेड़ ऊपर भी धीरे धीरे लंबाई भी बढ़ रही है। और यदि लंबाई बढ़ रही है, यदि इस पेड़ की लंबाई बढ़ रही है, चाहे वो जड़ों की बढ़ रही हो या ऊपर की लंबाई बढ़ रही हो या ज़मीन के अंदर बढ़ रही हो, ज़मीन के बाहर बढ़ रही हो जो है, तो इसका कारण क्या है कि मतलब यहाँ पर कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है। कहीं पर भी यदि वृद्धि और विकास हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोशिका विभाजन हो रहा है। और यदि यहाँ पर कोशिका विभाजन हो रहा है, चाहे शीर्ष पर जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लंबाई, या जड़ों में, जड़ें जो बढ़ रही हैं, गहराई में बढ़ रही हैं सीधे, तो यहाँ पर कोई ना कोई जिम्मेदार है, ठीक है। अब ये जो कोशिका विभाजन है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। मतलब जो पेड़ की जड़ों की लंबाई बढ़ रही है, पेड़ की जो ऊंचाई बढ़ रही है, इसके लिए जो जिम्मेदार ऊतक है वह है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक या एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब पेड़ की जो गहराई है, मतलब जड़ें जो गहराई में बढ़ रही हैं, या पेड़ की जो ऊर्ध्वाधर लंबाई बढ़ रही है, जहां पे क्योंकि लंबाई बढ़ रही है, कोशिका विभाजन हो रहा है और उसके लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है, पेड़ तो ऐसा है नहीं कि पेड़ सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा और जड़ें, शाखाएं भी इसकी होंगी। मान लो ये शाखाएं हैं और ये शाखाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, ये शाखाएं भी बढ़ रही हैं। जो शाखाओं की लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कोशिका विभाजन हो रहा है। तो पेड़ की शाखाओं में जो कोशिका विभाजन हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है भैया? तो उसके लिए जिम्मेदार ऊतक है अंतर्बेसी विभज्योतक ऊतक या इंटरकोलोरी मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर होंगी कि पेड़ की जो लंबाई बढ़ रही है ऊर्ध्वाधर और जो जड़ों की लंबाई बढ़ रही है, उसके लिए जिम्मेदार है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, और जो इसकी टहनियाँ जो बढ़ रही हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार ऊतक है वो है अंतर्बेसी विभज्योतक ऊतक। बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि कोशिका विभाजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। अब बात आती है तीसरे, क्योंकि पेड़ एक तो हो गया, शाखाएं इसकी निकलेंगी,
शाखाओं में वृद्धि होगी, ठीक है, और एक है लंबाई बढ़ेगी। इसके अलावा पेड़ में क्या होता है भैया, पेड़ की मोटाई भी बढ़ती है, पेड़ की मोटाई भी धीरे धीरे बढ़ती है। अब पेड़ की यदि मोटाई बढ़ रही है तो यहाँ पर भी कोशिका विभाजन हो रहा है, और पेड़ की मोटाई बढ़ने के कारण जो जिम्मेदार यहाँ पे है, इस कोशिका विभाजन में जो जिम्मेदार है वो है पार्श्व विभज्योतक ऊतक, या इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। तो याद रखना है, तीनों बहुत आसान शब्दों में समझा दिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण यही पूछा जाएगा कि पेड़ का ऊर्ध्वाधर बढ़ने का कारण या जड़ों का बढ़ने का कारण कौन सा ऊतक है, तो तुरंत टिक करोगे आप एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। यदि आपसे पूछ लिया जाए जो शाखाएं बढ़ रही हैं तो आप टिक करोगे कि इंटरकोलोरी मेरिस्टेम टिश्यू। यदि आपसे पूछ लिया जाए पेड़ की मोटाई तो आप टिक करोगे लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला प्रकार हमने जो आप कह सकते हो कि जो हमने देखा, क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जो हमने देखा, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, विभज्योतक ऊतक के बारे में जो हमने देखा, तो विभज्योतक ऊतक के तीनों प्रकारों को हमने पढ़ लिया। और जब हमने देखा था पादप ऊतक को, तो पादप ऊतक को दो भागों में वर्गीकृत किया था। पहला था विभज्योतक ऊतक और दूसरा था अस्थायी ऊतक। तो पहले की चर्चा पूरी हो गई, अब हम बढ़ते हैं अस्थायी ऊतक पर, ठीक है। अस्थायी ऊतक पर हम बढ़ते हैं, अस्थायी ऊतक के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे दूसरा प्रकार इसका हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक। तो पहला क्लियर हो जाना चाहिए, परमानेंट टिश्यू या अस्थायी ऊतक, ठीक है। अस्थायी ऊतक की यहाँ पर अब हम बात करेंगे। अस्थायी ऊतक की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण भैया तब होता है जब सेल डिवीजन बंद हो जाता है, ठीक है। जब सेल डिवीजन बंद हो जाता है तब इसका निर्माण होता है। मतलब पेड़ पौधे के किसी भी भाग में जब वृद्धि और विकास रुक जाता है तब वहां पर अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। सेल डिवीजन बंद तो अस्थायी ऊतक आपका आ गया। इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं, इसके दो प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार क्या है? पहला है सामान्य अस्थायी ऊतक। पहला है सामान्य अस्थायी ऊतक, ठीक है, सामान्य अस्थायी ऊतक। दूसरा है जटिल ऊतक, दूसरा है जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और जटिल ऊतक के दो प्रकार आप सब जानते होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये दो प्रकार आप सब जानते होंगे। तो हमने देखा अस्थायी ऊतक जो है इसका निर्माण तब होता है जब सेल डिवीजन बंद हो जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, सामान्य अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है जटिल ऊतक। ये दोनों प्रकार हमने यहाँ पर देखे। हमने देखा कि जटिल ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सामान्य अस्थायी ऊतक की। सामान्य अस्थायी ऊतक की जब हम बात कर रहे हैं भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सामान्य अस्थायी ऊतक है इसके तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। इसके तीन प्रकार देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला है मृदुतक। मृदुतक, मृदुतक की इंग्लिश क्या है नोट कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमे काइमा इसको बोलते हैं, मृदुतक को बोलते हैं पैरेनकाइमा। दूसरा है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक की यदि हम बात करें तो इसकी अंग्रेजी है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा। तीसरा इसका जो प्रकार देखने को मिलता है उसको बोलते हैं दृढ़ोतक। क्या देखने को मिलता है इसको? दृढ़ोतक, दृढ़ोतक बोलते हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञा वाला दृढ़ है उसी की बात हो रही है, दृढ़ोतक बोलते हैं इसको। और इसकी इंग्लिश क्या है? इसको बोलते हैं सैक्रेनकाइमा, ठीक है, सैक्रेनकाइमा।
SCLERENCYMA, इसको बोलते हैं कैलरन काइमा। ठीक है, ये साइलेंट होता है यहाँ पे, तो कैलरन काइमा इसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दृढ़ोतक, स्थूल कोणोतक और मृदोतक 3 प्रकार इसके होते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा या मृदुतक की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पैरेन्काइमा या मृदुतक, इसकी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, पैरेन्काइमा या मृदुतक, सबसे पहले इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। पैरेन्काइमा या मृदुतक। पैरेन्काइमा या मृदुतक की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज पहला, इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। यह जीवित कोशिका से, ये जरूर याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है। यह जीवित कोशिका से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, हरित लवक भी पाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, हरित लवक भी पाया जाता है। और यहाँ पे जो हरित लवक पाया जाता है, इस हरित लवक को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, CHLOREN काइमा, CHYMA। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरेन्काइमा बोलते हैं जो इसमें हरित लवक पाया जाता है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप जानते होंगे कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो जल में तैरते हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो जल में तैरते हैं, और जल में तैरने वाले पौधों के जो मृदुतक होते हैं उनके बीच बीच में यदि हम बात करें, जल में जो तैरने वाले पौधे हैं उनके मृदुतक के बीच बीच में खाली गुब्बारे की तरह संरचना पाई जाती है। और इस गुब्बारे की तरह जो संरचना पाई जाती है, इसमें हवा भरी होती है, और उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। ठीक है, जो गुब्बारे की संरचना होती है जिसमें हवा भरी होती है उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। ये आपको पता होना चाहिए, इसी के कारण पौधे तैरते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा पौधे में? पौधे का वह भाग जो हरित लवक है, हरा होना चाहिए। ठीक है, जो लचीला होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है पैरेन्काइमा। ठीक है, अब बात आती है कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा की यदि हम बात करें, यह भी लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, स्थूल कोण ऊतक की यदि हम बात करें तो यह भी लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन करते रहिएगा। लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे यदि हम सेलुलोज के सेल वॉल की बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन, PECTIN। सेलुलोज तथा पैक्टिन का इसका बना होता है, ये आपको याद रखना है। पहले में पैरेन्काइमा में हमने क्या देखा था कि उसका जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज का बना होता है। हरित लवक यहाँ भी पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये हार्ड होते हैं। जहाँ भी ये होगा ये हार्ड होगा लेकिन फ्लेक्सिबल होगा, हार्ड होगा लेकिन फ्लेक्सिबल होगा। जैसे कोई टहनी है, टहनी क्या है? हार्ड है, ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। तो ये मान लो टहनी में एक प्रकार से आप कह सकते हो। यह प्लांट को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। जो पौधा होता है उसको यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। जैसे कोई टहनी है, ठीक है, हवा चलती है, आंधी आती है तो फ्लेक्सिबल होती है ना, टहनियाँ मूव करती है ना, टूटती तो नहीं है ना जल्दी। जो टूट जाती है उसमें ये नहीं होगा। जहाँ पे फ्लेक्सिबल है, जो टूटती नहीं, जो लहराती हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे यांत्रिक सपोर्ट ये देता है उस टहनी को, जिससे वो मूव करती है और टूटते नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, ये देख लिया हमने। प्लांट को यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि कैलेरेनकाइमा की, ठीक है, या दृढ़ोतक की हम बात करते हैं, ठीक है। कैलेरेनकाइमा या दृढ़ोतक की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात कि भैया ये कठोर होता है, ठीक है, ये कठोर होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी ये नहीं होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, कठोर होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें लिग्निन की एक परत पाई जाती है, लिग्निन की परत पाई जाती है, लिग्निन की परत पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। लिग्निन की परत पाई जाती है, ये निर्जीव ऊतक होते हैं, याद रखिएगा। अभी तक पहले और दूसरे में हमने क्या देखा था कि लिविंग टिश्यू जीवित ऊतक होते हैं, ये क्या होता है, निर्जीव ऊतक होता है, याद रखिए, यही अंतर है, यही प्रीलिम्स में पूछा जाता है ऐसे ही, तो याद रखिएगा ये निर्जीव ऊतक होते हैं, नॉन लिविंग टिश्यू, निर्जीव ऊतक, इसका संबंध निर्जीव ऊतक से है, ठीक है। अब भैया यदि मैं आपसे पूछ लूँ सामान्य तौर पे, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि मान लो प्लांट की हम बात कर रहे हैं, पौधे की हम बात कर रहे हैं, पौधे में निर्जीव ऊतक कहाँ होता है? कोई भी पौधा है, ठीक है, जैसे नीम का पेड़ होगा आपके यहाँ, ठीक है, नीम के पेड़ के साथ मान लीजिए बरगद का पेड़ या कोई भी इस तरह का पेड़, शीशम बोलते हैं उसका पेड़ होगा, तो बहुत सारे जो वृक्ष हैं उसमें ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, निर्जीव ऊतक कहाँ देखने को मिलता है? आप इसको सोचिए थोड़ा सा। आप देखिए, मान लीजिए ये पेड़ है, तो आप देखते होंगे कि पेड़ में छाल होती है, पुरानी छाल, पुरानी छाल, नीम का पेड़ होगा आपको देखने को मिलता है पुरानी छाल, ऐसे हाथ से भी निकालते हो ना, वो टुकड़े में बटे होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, वो निर्जीव ऊतक होते हैं। तो बात हो रही है कैलेरेनकाइमा की, तो ये कहाँ है संबंधित है? ये पेड़ की छाल से संबंधित हो गया, क्योंकि ये निर्जीव ऊतक है। और आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे लिग्निन की परत पाई जाती है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे अखरोट खाते हैं, अखरोट नहीं खाते होंगे मान लीजिए, तो नारियल तो देखा होगा ना भैया, फोड़ा भी होगा नारियल, तो नारियल के ऊपर जो संरचना देखने को मिलती है, नारियल के ऊपर जो कठोर संरचना देखने को मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है? जो रेशा देखने को मिलता है वो क्या होती है? उसका संबंध है किससे? उसका संबंध है आपके दृढ़ोतक से या कैलेरेनकाइमा से उसका संबंध है, क्योंकि वो निर्जीव होता है, ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अखरोट की जो खाल है या नारियल का जो रेशा है, जो हार्ड भाग है, उसका संबंध किससे है, तो आप तुरंत दृढ़ोतक टिक करोगे, क्योंकि ये निर्जीव ऊतक से बने होते हैं, ठीक है। इसमें मोम की कई जगहों पे देखने को मिलता है कि मोम की जैसी संरचना पाई जाती है, और मोम की जैसी संरचना होने के कारण क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं, आप देखते हैं कई जगह बाढ़, इस समय बाढ़ आ रहे हैं, कई जगहों पे होते हैं कि बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, पूरा डूब जाता है, कुछ दिनों तक, महीनों तक वो पानी में डूबे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेड़ सुरक्षित रहते हैं, कुछ सीमित समय तक यदि वो डूबे रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कैलेरेनकाइमा है, ये जो दृढ़ोतक है, वो उनको मजबूती प्रदान करता है, जो पानी है, जो जल है, उनको अंदर नहीं जाने देता है। इनकी जो बाहर की छाल होती है ना, वो रोकती है, वो अंदर नहीं जाने देती कुछ समय तक, इसलिए वो लंबे समय तक भी पानी में रहते हैं, तो सुरक्षित रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भैया जो सरल ऊतक थे उनके बारे में हमने देखा, तीनों प्रकार इनका हमने देख लिया, और उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रकार हमने क्या देखा था? इसका दूसरा प्रकार हमने देखा था जटिल ऊतक, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दूसरा हमने देखा था जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, आप जानते हैं अस्थायी ऊतक का ये दूसरा प्रकार है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका भी वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, पूर्व में ही भी हमने बताया अभी आपको कि एक होता है जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दो प्रकार इनके होते हैं। जाइलम की बात करें तो याद रखिएगा, जाइलम के चार प्रकार आपको देखें। जाइलम 4 पार्ट से मिलकर बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जाइलम 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 4 पार्ट हैं इनके? पहला है जाइलम,
जाइलम ट्रैक्टिड्स, जाइलम ट्रैक्टिड्स, ये आपको याद कर लेना है। ट्रैक्टिड्स का मतलब क्या होता है? वहनिकाएं, वहनिकाएं, ठीक है। दूसरा आपका हो गया जाइलम वेसल्स, VESSELES, वेसल्स। इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया वाहिकाएं, वहिकाएं। तीसरा आपका देखने को मिल गया यहाँ पे, जो तीसरा इनका प्रकार है वो है पैरेन्काइमा। मृदुतक हमने पढ़ा था ना, तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा जिनसे ये मिलकर बने होते हैं जाइलम, इसका नाम है फाइबर्स, फाइबर्स मतलब रेसे, ठीक है। पैरेन्काइमा आपने देखा था मृदुतक। तो ये हो गया, मतलब जाइलम जो है ये चार, आप कह सकते हो चार पार्ट से मिलकर बना होता है। और ये जाइलम के चारों पार्ट हैं। पहला जाइलम ट्रैक्टिड्स, जाइलम बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये चारों पता होना चाहिए। फ्लोएम की यदि हम बात करें तो फ्लोएम भी इसी प्रकार से चार पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सीबी ट्यूब्स, SEIVE ट्यूब्स, सीबी ट्यूब्स। दूसरा देखने को मिलता है कैंपेनियन सेल, कैंपेनियन सेल। तीसरा इसमें आपको देखने को मिलता है, तीसरा नोट कर लीजिएगा, और रोलियम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। इसको सिर्फ देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है रोलियम फाइबर्स, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई चार पार्ट से मिलकर बना होता है। सिर्फ यदि आपका ये याद है तो काम चल जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। कि इसके जो प्रकार हैं वो याद करना है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब इनका हम देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है। हमने देखा था कि ये मान लो कोई एक वृक्ष है, ये भूमि हो गया, ये जड़ें हो गई आपकी, ये मान लो पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं हम, इनका काम क्या है। पहला जैसे हम बात करते हैं जड़ों में क्या होता है, ये रूट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जल होगा, खनिज लवण होंगे। मृदा में क्या क्या होता है, ठीक है, तो खनिज लवण हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, साथ ही साथ जल खनिज लवण जो है मृदा में होते हैं, और बहुत सारे तत्व होते हैं मृदा में, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिल गए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम का कार्य होता है ये जो जड़ों में जड़ और खनिज हैं, मतलब मृदा से जो तत्व मिल रहा है, मृदा से जो तत्व मिल रहा है उसको ऊर्ध्वाधर पहुँचाना, उसको पौधे के ऊपरी हिस्से तक ले जाने का कार्य। मतलब जड़ में जो तत्व पौधों के मिल रहे हैं, जड़ में मिल रहे तत्वों को ऊर्ध्वाधर पौधे के ऊंचाई वाले भाग तक पहुंचाने का जो काम होता है वह काम करता है कौन, जाइलम। तो ऊपरी हिस्से तक मृदा में मिल रहे तत्वों को पौधे के ऊपरी हिस्से तक ले जाने का काम होता है जाइलम का, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक दिशीय गति है, आप देख रहे हैं सीधा ऊपर को जा रहा है, एक दिशीय गति, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। आगे जब हम बढ़ते हैं फिर बात आती है पत्तियों की। पत्तियों की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या, कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, सबको पता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, और पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन का निर्माण हो रहा है भैया, तो भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण भी तो होगा। जो यहाँ पे भोजन पत्तियों में बन रहा है इसका हस्तांतरण भी तो होगा पौधों के सभी भाग में, चाहे वो पौधे की ऊंचाई हो, चाहे पौधों के जड़ों, मतलब पौधे के अन्य भागों में, टहनियों में जो हैं पत्तियों में, पत्तियों से भोजन जो है वो टहनियों में, अन्य सिराओं में ट्रांसफ़र तो होता है ना। तो जो पत्तियों में भोजन बन रहा है
इसको पौधे के अन्य सभी भागों में जो पहुंचाने का काम है वो कौन करता है? वो करता है आपका फ्लोएम। तो याद रखिएगा, ये काम कौन करता है? ये काम करता है फ्लोएम। और फ्लोएम, क्योंकि हमने देखा कि पौधों की पत्तियों में बन रहे भोजन को पौधों के अन्य सभी भागों में भेजने का काम। तो मान लो ये कोई एक पौधा है, कुछ इस तरह से इसमें टहनियाँ हैं और यहाँ पे पत्तियों में भोजन बन रहा है, तो ये भोजन यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, मतलब इसकी जो दिशा है वो बहुदिशीय है। ठीक है, तो फ्लोएम जो है वो पत्तियों में बन रहे भोजन को पौधे के अन्य भाग में भेजता है, और इसकी जो दिशा होती है वो एक दिशीय नहीं होती है, बहुदिशीय होती है। ये आपको याद रखना है। जाइलम की दिशा एक दिशा में होती है, क्योंकि वो जड़ से मृदा में जो तत्व मिलते हैं उनको सीधा पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। सिर्फ जाइलम और फ्लोएम को इतना आप याद रख लीजिए, इतनी चीज़ें आपके लिए पर्याप्त है। अब जो बात होगी आगे के सेशन में, जो हम बात करेंगे, एक दिन के अंतराल पे आपको ये सेशन मिलेगा, वहाँ पे हम बात करेंगे जंतु ऊतक की। ठीक है, जंतु ऊतक, क्योंकि भैया थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को तैयार करने में और मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो आप मान के चलिए आज इसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, आज आपको मिल जा रहा है और प्रयास रहेगा कि परसों फिर एक दिन के अंतराल पे ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और रविवार के बाद यही प्रयास रहेगा कि और थोड़ा सा जो अन्य कक्षाएं हैं उनको थोड़ा सा और हम सेट कर लें कि डेली बेसिस पे मिलता रहे। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत हमने किया है तो इसको देना है, अनिवार्य रूप से देना है, तो मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग शिकायत करते हो कि उत्तर लेखन की कॉपियाँ सर चेक नहीं हुई, उसका मूल्य थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन आप लिखते रहो ना, आप अपना, आपकी जो जिम्मेदारी है ना उसको आप निभाओ। मेरी जो है, एक बार ये चीज़ें हो गई, हम उसको निभाएंगे। ठीक है, और कैसा रहा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो कम से कम भैया जो मेहनत है ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा सराहा जाना चाहिए, इसको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। इसलिए आपके मित्र, आपके भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उन तक भी पहुंचाइए। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी ग्रोथ हो, चैनल का भी थोड़ा सा ग्रोथ हो, क्योंकि निःशुल्क हम आपके लिए दे रहे हैं। और जब से मैं जुड़ा हूँ, आप जान रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए निःशुल्क मिल रही हैं इस चैनल पर, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर योगदान चाहिए। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। पिछले दिनों जितने लोगों ने बताया था उससे ज़्यादा संख्या में मुझे इस बार कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा लग रहा है तो, यदि यहाँ से थोड़ा सा भी आपको आउटपुट मिल रहा है ना, तो एक कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले सेशन में और वहाँ पे हम जंतु ऊतक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।